तो आज के वीडियो में हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हमने एक वीडियो किया उसको देखिए, क्योंकि गॉसेस लॉ की जो फाउंडेशन है, नींव जो गंगोत्री है, वो फ्लक्स में ही है। जिस तरह से हमने फ्लक्स को डिफाइन किया हुआ है वो रीज़न है कि गॉसेस लॉ वैलिड है, अदरवाइज गॉसेस लॉ वैलिड नहीं होता। तो आप इसको देखिए प्लीज़, ठीक है। तो गॉसेस लॉ को पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि भाई क्यों पढ़ें इस लॉ को, क्या ज़रूरत है इस लॉ की, राइट। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके लिए। पहला रीज़न जो शायद आपके लिए सबसे ज़रूरी है वो ये है कि भाई गॉसेस लॉ आपका काम काफ़ी आसान बना सकता है। अगर आप याद करो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे थे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। हमारा एक्स कॉम्पोनेंट निकालो, उसका वाई कॉम्पोनेंट निकालो, जी कॉम्पोनेंट निकालो, फिर इंटीग्रेशन करो, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इतना आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं था। लेकिन गॉसेस लॉ को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स मोस्टली निकाल सकते हो ईजिली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होना चाहिए आपके लिए गॉसेस लॉ को अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि ये आपका काम आसान बना सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि भाई जो फंडामेंटल रीज़न है वो ये है कि भाई जो गॉसेस लॉ है, ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में जो एक इक्वेशन है वो गॉसेस लॉ की है। और अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ कर रहे हो, हायर स्टडीज़ कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो इस फील्ड में, तो आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस यूज़ करनी ही पड़ेंगी। पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो उन 4 इक्वेशंस में है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई गॉसेस लॉ क्या है, ठीक है। तो भाई गॉसेस लॉ को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात ये कि भाई जो गॉसेस लॉ है ये खाली क्लोज सर्फेसिस के लिए वैलिड है, इसको याद रखिए आप। और क्लोज सर्फेसिस जैसे हमने फ्लक्स के वीडियो में देखा था, ऐसी सरफेस जो स्पेस को दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड करे, अंदर और बाहर। और ये जो क्लोज सरफेस है ये आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल मतलब सच में एग्जिस्ट कर सकती है, और इमेजिनरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हो। 1 मिनट के लिए शायर बन जाओ आप और इमेजिन करो ख्यालों में कि ऐसी कोई सरफेस होगी, ठीक है। तो गॉसेस लॉ खाली क्लोज सरफेसेस के लिए वैलिड है, और वो सरफेस जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई जो गॉसेस लॉ है वो चार्ज और फ्लक्स के बीच में आपको कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देगा। जैसे हम फ्लक्स की वीडियो में देखा था हमने कि भाई डिपेंडिंग अपॉन चार्ज अंदर है, क्लोज सरफेस के बाहर है, कुछ रिलेशनशिप लग रहा था चार्ज और फ्लक्स के बीच में, राइट। और हमने बोला था वहाँ पे कि जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस में वो प्रोपोर्शनल होता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि भाई जो गॉसेस लॉ है ये कोई नया लॉ नहीं है, अपने को कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इनफैक्ट गॉसेस लॉ और कूलम्स लॉ जो हैं ये बराबर हैं, इक्विवेलेंट है, इन द सेंस कि भाई एक को यूज करके आप दूसरे को निकाल सकते हैं। फ़र्क बस नज़रिए में है, देखने के ढंग में है, डिफरेंट लेंसेज हैं सेम चीज़ को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स में हमारे पास एक तरफ लॉज ऑफ मोशन थे, दूसरी तरफ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, और इन दोनों डिफरेंट लेंसेज से, डिफरेंट नज़रिए से हम मोशन को देख सकते थे। सिमिलरली कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ वो डिफरेंट नज़रिए हैं, डिफरेंट लेंसेज हैं, डिफरेंट देखने के ढंग हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हो, राइट। लेकिन जो गॉसेस लॉ है वो कूलम्स लॉ से ज़्यादा फंडामेंटल है, इसलिए ये मैक्सवेल की एक इक्वेशन भी है, राइट। फॉर एग्जांपल जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उस केस में कूलम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, लेकिन उस केस में भी जो गॉस लॉ है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो भी देखते हैं कि भाई ये गॉसेस लॉ क्या बोलता है, और इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है जो एक स्फीयर के सेंटर में है, और स्फीयर का रेडियस R है। तो सवाल ये है कि भाई इस पॉइंट चार्ज Q के कारण इस सरफेस में से कितना फ्लक्स होगा, और हम इजीली निकाल सकते हैं फ्लक्स की इक्वेशन यूज करके। फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस थ्रू इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, राइट। तो भी आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वीडियो में से इंटीग्रल E डॉट डी ए का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये स्फीयर है, ठीक है, तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे ये पैचेस हैं इनमें डिवाइड करो आप, ठीक है। हर एक पैच का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, मतलब E डॉट डी ए निकालो। ऐसा आप सभी पैचेस के लिए करो, सभी पार्ट्स के लिए करो, और बाद में उनको जोड़ दो, जमा कर दो, ऐड कर दो। ये मतलब होता है इंटीग्रल E डॉट डी ए का, ठीक है। तो अभी उन सब छोटे छोटे पीसीस का फ्लक्स निकालना हो, उनको ऐड करना हो, तो काम मुश्किल लग सकता है, और स्पेशली जब फील्ड आपकी यूनिफॉर्म ना हो। इस केस में अगर आप देखो तो आपकी फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो चेंज करेगी रेडियस के साथ, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1/4πε/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के साथ चेंज करेगी, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से जो दूसरा विलन था हमारा वो यहाँ पे आएगा, और हमारा काम मुश्किल हो सकता है, राइट। लेकिन खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली जो हमारे पास सरफेस दी गई है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके कारण काम हमारा बड़ा आसान होने वाला है,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, तो हर एक पॉइंट जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर ही है। कोई सा भी पॉइंट उठा लो इस सरफेस पे आप, तो इवन दो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, लेकिन इस सरफेस के लिए डिस्टेंस सेम है हर पॉइंट पे, तो इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, राइट। तो अभी दूसरी खूबी है, दूसरी प्रॉपर्टी सरफेस की वो ये है कि जब इस सरफेस को आप छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैचेस में ब्रेक करेंगे, तो हर एक पैच का जो एरिया वेक्टर होने वाला है वो अलग होने वाला है दूसरे से, जैसे आप देख सकते हैं। मतलब ये है कि आपको मुश्किल आ सकती है इंटीग्रल को सॉल्व करने में, दिक्कत आ सकती है, लेकिन खुशकिस्मती से फॉर्चुनेटली जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है लॉन्ग रेडियस। मतलब हर एक पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। मतलब ये है कि हर एक पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब आपको थीटा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ई कॉस थीटा खाली ई रह जाएगा, और ई जैसे हमने पहले देखा था कि पूरे सरफेस के लिए किसी एक रेडियस पे सेम रहेगी वैल्यू उसकी, तो ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, राइट। तो अभी मेरे पास क्या बच गया, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए। डी ए का इंटीग्रल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये छोटे छोटे जो एरिया के पीसेस हैं, पैचेस हैं, इन सब के एरिया को मैं अगर जोड़ दूं, ऐड कर दूं, जमा कर दूं, तो टोटल एरिया कितना आएगा मेरे पास। तो अगर इन सब छोटे पीसेस के एरिया को मैं ऐड कर दूं तो टोटल एरिया मेरे को टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आएगा, जो क्या होगा 4πr² होगा, और वही हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। अभी ई क्या होती है पॉइंट चार्ज के लिए, Q/4πε/r², राइट, मल्टीप्लाई बाय 4πr²। तो 4πr² यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा Q/ε0। तो अभी ये था आपका फ्लक्स एक स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, जिसके सेंटर पे अपने चार्ज क्यों रखा हुआ है। अब अगर मैं पूछूं, बताओ भाई, इस स्फेरिकल सरफेस की जगह अगर मेरे पास ऐसा कुछ अजीब सा दिखने वाला क्लोज सरफेस है और उसके बीच सेंटर में मैंने एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, सेम चार्ज रखा हुआ है, तो इस केस में इस जो क्लोज सरफेस है इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आपको जान के थोड़ी हैरानगी हो, शायद थोड़ा शॉक भी लगे कि इन दोनों केसेस में जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा, उसकी वैल्यू ये होगी, जो बिल्कुल इंट्यूटिव नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई इन दोनों केसेस में फ्लक्स सेम कैसे हो सकता है, राइट। तो अभी जिस तरह से हमने फ्लक्स को डिफाइन किया हुआ है वो रीजन है कि इन दोनों केसेस में फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोबारा पानी की एग्जाम्पल लें, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी है जो सेंटर से आप रिलीज कर रहे हैं, राइट, अज्यूमिंग कि उसके पास पानी के पास इनफ वेलोसिटी है वो बाहर तक जा पाए, तो चाहे सरफेस ऐसी हो या ऐसी हो, सेम अमाउंट ऑफ पानी इन दोनों सर्फेसिस में से गुजरेगा, पास होगा, क्योंकि पानी बीच में तो कहीं गायब होगा नहीं। जितना आपने रिलीज किया पानी सेंटर से उतना पानी दोनों सर्फेसिस से पास होगा। ये रीजन है कि फ्लक्स दोनों केसेस में सेम होगा। तो एक और बहुत मजे की बात है इस इक्वेशन में, वो ये है कि भाई जो फ्लक्स है आपका वो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस रेडियस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। आपने सोचा होगा कि या फिर गेस किया होगा कि यार फ्लक्स डिपेंड कर सकता है रेडियस पे, लेकिन फ्लक्स जो है वो उसके इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, जो बिल्कुल नॉन इंट्यूटिव है। कॉमन सेंस लगा के आप नहीं सोच सकते उसके बारे में, राइट। नॉट ओनली रेडियस के इंडिपेंडेंट है, अगर आप चार्ज को कहीं पे भी रख दोगे, सेंटर की बजाय कहीं पे भी रख दो, फ्लक्स जो है वो इतना ही रहेगा। फ्लक्स खाली डिपेंड करता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है, कहां पे चार्ज है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, राइट। और जो रीजन हमने आपको दिया था इन दोनों के केसेस में फ्लक्स के सेम होने का, वही रिस्पॉन्सिबल है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज आपने कहां पे रखा है और रेडियस कितना है, राइट। तो अब अगर आप देखो तो जो फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाली है, उसको निकालने के लिए जो शुरुआत की थी हमने, जो अज्यूम किया था, जो स्टार्ट किया था हमने एक स्पेशल केस से, एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस जिसके सेंटर में एक चार्ज है। वो हमने सिर्फ इसके लिए किया था ताकि हम लोग ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व कर पाएं। स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर में चार्ज है, सिमेट्री के कारण जो इंटीग्रल सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। ई बाहर आ गया इंटीग्रल के, और थीटा की भी चिंता अपने को करनी नहीं पड़ी, और हम इजीली इंटीग्रल को सॉल्व कर पाए। अगर आपको यही इंटीग्रल इस सरफेस के लिए सॉल्व करना हो तो काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू डिफरेंट होगी, हर एक पॉइंट पे
थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। तो इंटीग्रल सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप किसी तरह से इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं तो आप पाएंगे कि भाई वैल्यू फ्लक्स की यही होगी। तो इवन तो हमने स्टार्ट एक स्पेशल केस से किया था, लेकिन हम इसको अब जनरलाइज करेंगे कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर आपके पास कोई चार्ज Q है तो उसमें से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इतना होगा। तो फाइनली ये रहा आपका गॉसेस लॉ कि भाई एक क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा कि उसके अंदर चार्ज कितना है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंस एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है, एक और तरीका गॉसेस लॉ का कहने का ये है कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। मतलब अंदर चार्ज को इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, अंदर जो चार्ज है उसको कम करोगे फ्लक्स कम होगा, अंदर चार्ज जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा। ये मतलब है गॉसेस लॉ का। ठीक है, तो इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट आपके सोचने के लिए, कभी अकेले में बैठे सोचिए उसके बारे में। तो अगर आप देखो तो गॉसेस लॉ वैलिड है क्योंकि कूलम्स लॉ में फोर्सेस 1/r² वेरी करती हैं। कूलम्स लॉ में फोर्सेस 1/r² वेरी करती हैं, इसके कारण ही पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/r² वेरी करती है। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² वेरी करती है, उसके कारण ही आप यहाँ 4πr² और 4πr² कैंसिल कर पाए और आपके पास गॉसेस लॉ की ये इक्वेशन है जो आपके लिए यूजफुल है। अगर कूलम्स लॉ में फोर्सेस 1/r² वेरी नहीं करती तो शायद गॉसेस लॉ की कोई और इक्वेशन होती जो आपके लिए इतनी शायद फायदेमंद या काम की नहीं होती, राइट। इनफैक्ट गॉसेस लॉ खाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी फील्ड जो 1/r² वेरी करेगी गॉसेस लॉ के लिए वैलिड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कूलम्स लॉ में फोर्सेस 1/r² वेरी करती हैं, वो रीज़न है कि आपकी लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूस होती हैं, वो रीज़न है कि आपका जो फ्लक्स कॉन्सेप्ट है वो काम करता है, वो रीज़न है कि आपका गॉसेस लॉ वैलिड है। तो सबकी गंगोत्री वहीं पे है, कूलम्स लॉ में है। सोचिए इसके बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गॉसेस लॉ को। तो पहली बात तो यह है कि जो सरफेस, जो क्लोज सरफेस हमारे पास गॉसेस लॉ में यूज़ करते हैं हम लोग, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और ये जैसे हमने पहले बोला था रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, यानी ख्याली भी हो सकती है, आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, राइट। और मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग उसको इमेजिन करेंगे, और जब इमेजिन करते हैं तो किसी भी तरह की सरफेस होती है, टोटली आप पे है। जब तक ये क्लोज्ड है तब तक आप कोई भी सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सरफेस आपकी गॉसियन सरफेस हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई गॉसेस लॉ में जो चार्ज होता है Q/ε0, जो Q है, ये क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है वो होता है, यानी जितने भी चार्जेस अंदर हैं उन सबको जोड़ो, आप ऐड करो, और जब आपके पास नेट चार्ज आएगा वो चार्ज यूज़ करते हैं गॉसेस लॉ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसमें +Q और -Q है, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा इस केस में। एक और सरफेस है जिसमें क्लोज सरफेस है जिसमें +2Q और -Q चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या होगा, इसमें +Q होगा, और +Q को हम यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ में, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपकी जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कुछ बाउंड चार्ज है, बाउंड चार्ज मतलब चार्ज जो आपने पोलराइजेशन के जरिए पैदा किया हुआ है, तो उसको भी आपको नेट चार्ज में इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज रॉड है जिसको मैं एक मेटल रॉड के पास लेके आ गया, तो हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोज़ में कि ये इसको पोलराइज कर देगा, ये हिस्सा नेगेटिव बन जाएगा, ये हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं S1 सरफेस लूँ, गॉसियन सरफेस कंसिडर करूँ, तो इसके अंदर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। अगर मैं S2 को मानूँ गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और अगर मैं S3 को मानता हूँ गॉसियन सरफेस, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। और अभी चौथी और आखिरी बात वो ये है कि भाई अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो फ्लक्स कितना होगा, लेकिन इसमें एक बात इंप्लाइड है जिसको आप भूल मत जाना, याद रखना कि भाई अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसके कारण क्लोज सरफेस में से नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, जैसे हमने फ्लक्स के वीडियो में देखा था। अगर आपकी सरफेस क्लोज्ड है और चार्ज उसके बाहर है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 2 पॉइंट पे काटेंगे उसको, एक पॉइंट पे एंटर करेंगे, दूसरे पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे, यानी आपके पास कुछ नेगेटिव फ्लक्स रहेगा और कुछ पॉजिटिव फ्लक्स रहेगा, और दोनों फ्लक्स बराबर होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा उस क्लोज सरफेस में। तो ये हमेशा याद रखिए आप, ठीक है, आपके बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो फाइनली बात करते हैं आपके काम की, आपके फ़ायदे की, ऐसी बात जिससे आपका काम आसान हो सकता है, आपकी थोड़ी मुश्किलें कम हो सकती हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब से लेके इस वीडियो के एंड तक इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब देखो, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के निकाल रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में, तो इतना आसान काम नहीं था। अपने को थोड़े इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ते थे, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट, ये कैंसिल करो वो कैंसिल, तो इतना आसान काम नहीं था, ठीक है। लेकिन गॉसेस लॉ को यूज़ करके आप काफ़ी सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चुटकियों में निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक आप उस एक बात का ख्याल रखते हैं, आप गॉसेस लॉ को यूज़ करके अपनी मुश्किलें काफ़ी कम कर सकते हैं। आप ई को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तभी आप जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे कि किस चीज़ का आपको ख्याल रखने का। तो अगर आप देखो तो जो गॉसेस लॉ है वो हमेशा हमेशा वैलिड है। कोई सी भी आप ऊबड़ खाबड़ गॉसियन सर्फेस उठा के लेके आइए, गॉसेस लॉ उसके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन गॉसेस लॉ हमेशा आपका काम आसान नहीं बनाएगा, हमेशा यूज़फुल नहीं आएगी। गॉसेस लॉ कितना यूज़फुल है वो आप पे डिपेंड करता है। मतलब जो आप गॉसियन सरफेस चुन रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई गॉसेस लॉ आपके काम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप ऐसी गॉसियन सरफेस चुन सकते हैं जिसमें सिमेट्री के कारण जो आपका फ्लक्स का इंटीग्रल है ई डॉट डी ए वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, अगर आप ऐसी गॉसियन सरफेस ढूंढ सकते हैं तो गॉसेस लॉ आपके काम में आएगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगा। अगर आप देखो तो गॉसेस लॉ में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आपके पास इंटीग्रल है फ्लक्स का ई डॉट डी है, राइट हैंड साइड पे क्या आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो है। तो अगर आपके पास किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज पता है और अगर आप चतुराई से समझदारी से अगर ऐसी गॉसियन सरफेस चुन सकते हैं जिसके लिए जो ई है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो ई निकालना उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चुटकियों का काम रह जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी समझदारी से आप गॉसियन सरफेस चुनते हैं, वो डिसाइड करेगा कि गॉसेस लॉ आपके काम में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हमने बोला जैसे कि अगर आप समझदारी से अपना गॉसियन सरफेस चुनते हैं तो आपका काम आसान हो सकता है। तो आप में से काफ़ी लोग बोलोगे यार मैंने तो समझदारी से चुना था, मेरी गॉसियन सरफेस बड़ी अच्छी थी लेकिन मेरा काम आसान नहीं हुआ। तो आप मेरे से लड़ाई ना करें, इसलिए आपको दो कंडीशंस बताऊंगा। जब भी आप गॉसियन सरफेस चुन रहे हैं तो देखिए कि दोनों में से कोई सेटिस्फाई हो रही है या फिर दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो वो सरफेस अच्छी सरफेस मानी जाएगी गॉसियन, और उससे आपका काम आसान होगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि भाई देखिए कि जो सरफेस आप चुन रहे हैं उसमें क्या हर एक पॉइंट पे ई जो है वो कांस्टेंट है, और ई और जो डी है एरिया वेक्टर है क्या वो सेम डायरेक्शन में है। अगर ऐसा है तो वो अच्छी गॉसियन सरफेस होगी, उससे आपका काम आसान होगा, क्योंकि जो ई है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल आप फट से सॉल्व कर पाएंगे। या फिर देखिए कि भाई जो ई और डी ए है, ई और एरिया वेक्टर है क्या वो परपेंडिकुलर है कहीं पे, क्योंकि अगर वैसा भी हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कि जो आपने गॉसियन सरफेस चुन रहे हैं क्या उस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर ये हो रही है या फिर दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो अच्छी गॉसियन सरफेस है, उससे काम आपका आसान होगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको जितना भी भाषण दिया है कि भाई अपनी गॉसियन सरफेस समझदारी से चुनो, उसकी हम आपको एग्जांपल देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है, आपको बोलेगा कि किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये निकालो इसकी, ठीक है। तो गॉसेस लॉ क्या बोलेगा इसके बारे में, गॉसेस लॉ बोलेगा कि भाई इंटीग्रल ई डॉट डी इज क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। कोई सी भी गॉसियन सरफेस आप उठाइए उसके लिए वैलिड रहेगा, जैसे हमने देखा था, ठीक है। तो सवाल अभी ये पैदा होता है भाई किस तरह की गॉसियन सरफेस हम उठाएं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, राइट। तो पहले केस में हम लोग जो गॉसियन सरफेस चुनते हैं वो एक स्फीयर चुनते हैं जिसका रेडियस बराबर है जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो आप देख के बोल सकते हैं भाई हर एक पॉइंट पे उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाली, कांस्टेंट होने वाली है, और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने वाले, मतलब आपका ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के। तो आपको सिर्फ डी ए को इंटीग्रल करने का है और उसका इंटीग्रल आसान है 4/r²। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगा, चुटकियों में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया पॉइंट चार्ज का, राइट। तो ये है अच्छी सरफेस। तो दूसरे केस में गॉसियन सरफेस हम एक क्यूब लेते हैं जिसके सेंटर में आपने चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में गॉसियन लॉ क्या बोलेगा, इस केस में भी गॉसियन लॉ वही बोलेगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और इसके लिए वैलिड रहेगा इस सरफेस के लिए भी। लेकिन अगर आप देखो तो इस सरफेस के लिए इंटीग्रल ई डी सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर आप अज्यूम करो कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, अलोंग द रेडियस बाहर जाएगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो सकती है, प्लस ई और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो इंटीग्रल सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो आपने सरफेस चुनी है क्यूब,
ये अच्छी सरफेस नहीं है, ये आपका काम आसान नहीं बनाएगी। इवन दो गॉसेस लॉ इसके लिए भी वैलिड है, लेकिन ये आपका काम आसान नहीं बनाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक ऐसी गॉसियन सरफेस चूज़ करें जो आपका काम आसान बनाए। तो जनरली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको 3 टाइप की सिमेट्रीज देखने को मिलेंगी और उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले टाइप की सिमेट्री होती है स्फेरिकल सिमेट्री। तो जब भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर से शुरू हो रही है फिर सेंटर में खत्म हो रही है लेकिन अलोंग द रेडियस है, वो होगा केस स्फेरिकल सिमेट्री का। फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज जैसे हमने देखा था। एक और केस हो सकता है छोटा सा स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज है। तो उन केसेस में जो गॉसियन सरफेस जो आपका काम आसान बनाने वाली है वो होगी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। मतलब जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया उसको सेंटर मानिए और उसको सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कीजिए जो आपका गॉसियन सरफेस होगा और वो आपका काम आसान बनाएगा। ठीक है, तो दूसरी टाइप की सिमेट्री कौन सी है, वो होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो अगर आपके पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस से या तो शुरू होती है या फिर खत्म होती है लेकिन अलोंग द रेडियस ही है। इस केस में भी अलोंग द रेडियस थी लेकिन सेंटर से शुरू या खत्म हो रही थी। इस केस में एक्सिस से शुरू या खत्म हो रही है और अलोंग द रेडियस है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वायर है जिसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है तो वो केस होगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री का। और इन केसेस को सॉल्व करने के लिए गॉसियन सरफेस जो आपकी मदद करने वाली है वो होगी कोएक्सियल सिलेंडर। यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी गई है उसको एक्सिस मानिए और एक सिलेंडर ड्रॉ कीजिए उसको एक्सिस मान के, वो आपका काम आसान बनाएगी। ठीक है, तो तीसरी टाइप की सिमेट्री होती है प्लेनर सिमेट्री। जब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक शीट है जिस पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो केस होगा प्लेनर सिमेट्री का। और इन केसेस में जो गॉसियन सरफेस जब काम आसान बनाने वाली वो होगा एक बॉक्स, एक डिबिया जो सरफेस में से गुजरेगी और दोनों तरफ होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हमने हर एक सिमेट्री को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स किए हैं ताकि आपको मदद मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।